हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत अच्छा है। विषय है सामाजिक विज्ञान। इसकी जो आपकी पुस्तक जो है समकालीन भारत भाग 2 है, वो भूगोल की एक पाठ्य पुस्तक है। उसके पहले पाठ संसाधन और विकास के प्रश्नोत्तर आज हम हल करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको सामाजिक और अन्य विषयों के भी प्रश्न है वो मिलते रहेंगे। तो आइए पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करने। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो चार ऑप्शन में हमारे पास, तो इन चारों ऑप्शनों में सही उत्तर है घ, अनवीकरण योग्य। लौह अयस्क है वो अनवीकरण योग्य है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये चार ऑप्शन जो है आप में से इसका सही उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य। क इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में मुख्य कारण है ख, सही उत्तर होगा इसका अधिक सिंचाई। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती है वो की जाती है? सीढ़ीदार खेती वो की जाती है घ, सही उत्तर होगा इसका उत्तराखंड। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ग, महाराष्ट्र। तो ये आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं 30 शब्दों में उत्तर देने हैं, और ये है आपके प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें 30 शब्दों वाले में है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, और इस काली मृदा पर जो मुख्य रूप से फसल है वो कौन सी उगाई जाती है? तो इसका उत्तर है वे 3 राज्य निम्नलिखित है जहां काली मृदा पाई जाती है, तो वह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस मृदा पर मुख्य रूप से कपास की फसल है वो उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी के डेल्टा है वहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, और इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पूर्वी तट का जो नदी डेल्टा है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। और इस प्रकार की जलोढ़ मृदा की 3 विशेषताएं बतानी है आपको। तो इसकी 3 विशेषताएं, ये मृदा एक तो बहुत अधिक उपजाऊ होती है, एक इस मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात है वो पाए जाते हैं, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त ये होती है, ये फसलों के लिए बहुत अच्छी है, अच्छा उत्पादन होता है इसमें। तीसरा प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसका उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। तो पॉइंट है इसमें, अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जानी चाहिए। एक है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की कतारों में वृक्षों हैं उनको वृक्ष है जो उनको कतारों में लगाकर रक्षक में एक है उसका विकास किया जाना चाहिए। एक फसलों के चारों ओर घास की पट्टी है उसका विकास करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो मिट्टी का कटाव नहीं हो। चौथा भी आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और जिनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जिससे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और पशुधन। दूसरा इसमें था अजैव संसाधन, तो वे संसाधन जिनमें निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो जैव और अजैव, जिनमें जीवन होता है वो जैव संसाधन, जिनमें जीवन नहीं होता वो है अजैव संसाधन। अगला 120 शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो ये बड़ा प्रश्न है निबंधात्मक, तो इसका उत्तर देखते हैं। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में इसके 93% भूभाग के ही भूमि आंकड़े हैं वो उपलब्ध हैं। असम को छोड़कर बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के भूमि उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी जो पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्र हैं वहाँ भूमि उपयोग का सर्वेक्षण न होने के कारण इनके आंकड़े भी प्राप्त नहीं है। अब जो हमारे पास आंकड़े हैं उन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में जो भूमि उपयोग है वो संतुलित नहीं है।
वर्ष 2014-15 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भूमि का सर्वाधिक 45.5% उपयोग है वो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत एवं सबसे कम 1.0% है वो विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त वनों के अंतर्गत 23.3% क्षेत्र है। स्थायी चारागाह है उसमें भूमि बहुत कम है यानी कि 3.3% है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में भूमि उपयोग का ये प्रारूप है, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर भी है, वो अलग अलग यानी संतुलित रूप में नहीं है। अतः भारत जैसे अधिक जनसंख्या और सीमित भू संसाधन वाले देश में नियोजित व संतुलित भूमि उपयोग प्रारूप स्थापित करने की अति आवश्यकता है। इसी प्रश्न का दूसरा भाग था, उसका उत्तर आगे। वर्ष 1960-61 से वन क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होने के कारण पूछे थे, तो उसमें आप लिखेंगे भारत में वन क्षेत्र पर्याप्त और संतुलित नहीं है। यद्यपि वर्ष 1960-61 की तुलना में वर्ष 2014-15 में वन क्षेत्र में 5.19% की लगभग वृद्धि हुई है, लेकिन ये वृद्धि संतोषजनक है। इस वृद्धि को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस लंबी अवधि में वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने का मुख्य कारण वनों की आर्थिक लाभ के लिए कटाई करना है। विभिन्न उद्योगों के विकास, कृषि कार्य एवं आवास के लिए भूमि निर्माण के उद्देश्य से ऐसा किया गया। इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। फलस्वरूप सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी अनेक नीतियां बनाई गई है। इससे वनों का हालांकि अब घटता हुआ ग्राफ है, अब कुछ थम गया है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर वनों की कटाई वो होती जा रही है। तो इसी कारण से 1960-61 से वन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न इसका है निबंधात्मक में, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग है वो कैसे हुआ है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। किसी भी देश की प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास है वो अति आवश्यक है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम अपनी प्राकृतिक संपदा से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर न केवल अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं, वरन देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आगे आप लिखेंगे इसमें, प्रौद्योगिकी विकास हमें आधुनिक औजार एवं मशीनें प्रदान करता है जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपभोग होता है। प्रौद्योगिकी विकास में आर्थिक विकास भी होता है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग होता है। वहीं आर्थिक विकास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। यह हमारे आसपास की विभिन्न वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करने में मदद करता है, अतः नए संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है। आज प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान का उदाहरण ले तो खनिज और शक्ति संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान एक संपन्न राज्य है, परंतु पहले उचित प्रौद्योगिकी के विकास के अभाव में इन संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाया था। आज उचित प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न खनिज और शक्ति संसाधनों का पर्याप्त दोहन किया जा रहा है और जिससे विकास तीव्र गति से हो रहा है। अतः यह कहना उचित होगा कि प्रौद्योगिकी है वो आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है तथा इन दोनों द्वारा संसाधनों का अधिक मात्रा में उपयोग होने लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।